हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चन ऑन द टॉपिक इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। इस सीरीज को हमने स्टार्ट किया था और ऑलरेडी 3 वीडियो लेक्चर इसके रिलेटेड अपलोड हो चुके हैं। जनरल साइंस की प्लेलिस्ट में आपको वो सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप वहां जाके उन्हें देख सकते हैं, उन एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। उन कंसेप्ट से, इन एमसीक्यूज से आपको आपके एग्जाम में जरूर हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जो पहला क्वेश्चन है, इट इज व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सेस माइनिंग इन द एरिया। माइनिंग क्या होता है? जहां से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो खुदाई वगैरह की जाती है उसे माइनिंग कहते हैं। सो माइनिंग से क्या होता है? एयर एंड वाटर पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, माइग्रेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ऑल ऑफ द अबव। देखिए माइनिंग हो रहा है, लास्ट एरिया से खुदाई की जा रही है तो एयर तो पोल्यूट हो रही है। साथ ही डिफॉरेस्टेशन, इस एरिया में निकाले जाएंगे तो जो भी प्लांट्स होंगे पहले उनको काटा जाएगा, तभी माइनिंग स्टार्ट की जाएगी। और जो भी ट्राइबल लोग उस जंगल में रहते होंगे जिसे काट के फिर खुदाई की जा रही है, उनकी माइग्रेशन भी वहां से होगी। सो करेक्ट आंसर इज डी। Which layer of the atmosphere contain the ozone responsible for the absorption of UV rays? तो एटमॉस्फेयर की लेयर्स रहती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर। तो ये किस लेयर में जो यूवी रेज हैं वो एब्जॉर्ब होती हैं? सो दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। तो सारी लेयर्स की बात करें तो दीज आर द लेयर अलोंग विद द हाइट। तो क्लाउड्स कौन सी लेयर में मिलते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लाउड्स और जो भी वेदर फिनोमिना होते हैं, जैसे रेन हो गया, जो भी वेदर फिनोमिना वो कौन सी लेयर में एग्जिस्ट करता है? सो दैट इज इन द ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में आ गया जहां पे यूवी रेज एब्जॉर्ब हो रही है, ओजोन है। ठीक है, देन मीजोस्फेयर में मीटियोर्स, जो आपको टूटते तारे जो आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, वो स्पेसक्राफ्ट की बात करें तो वो थर्मोस्फेयर। एंड देन कम्स द एक्सोस्फेयर जहां पे होती है सैटेलाइट्स। ठीक है, तो आपको ये हाइट भी ध्यान में रखनी, साथ में किस लेयर में कौन सा फिनोमिना होता है ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि जो एरोप्लेन्स हैं वो कौन सी लेयर में, वो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए। Which 3 edible plant species constitute about 60% supply of the world food energy? तो विश्व की फूड एनर्जी का अराउंड 60% कौन से खाने से आता है ये आपको बताना है। वीट, बार्ली, ओट, वीट, राइस, मेज, वीट, बार्ली, मेज, या नन ऑफ दीज। सो दैट कम्स फ्रॉम द वीट, राइस और मेज। ठीक है, वीट, राइस और मेज। और ये कहां पे उगाए जाते हैं सबसे ज्यादा? भारत देश में, इन द उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो तीनों चीजें हैं ये सबसे ज्यादा कहां उगाई जाती है? वीट, राइस एंड मेज, दैट इज इन द उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट? सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट मतलब कि वाटर का सस्टेनेबल तरीके से यूज किया जाए। सो ये इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इस कैटेगरी में फिट नहीं बैठता? प्रिवेंटिंग लीकेज फ्रॉम डैम्स एंड कैनाल्स, ये तो सस्टेनेबल यूज है, आप वेस्टेज को प्रिवेंट कर रहे हैं। प्रिवेंटिंग लॉस इन द म्युनिसिपल पाइप्स, दिस इज ऑल्सो सस्टेनेबल, आप वेस्टेज को प्रिवेंट कर रहे हैं। बिल्डिंग स्मॉल रिजर्वायर इन प्लेस ऑफ फ्यू मेगा प्रोजेक्ट्स, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। रेड्यूसिंग द रेट ऑफ सरफेस रन ऑफ वाटर, सो सरफेस रन ऑफ वाटर को कम करना, ये जो काम है ना, दैट इज ऑफ द फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट, ट्रीज ये काम कर सकते हैं, इंसान ये काम नहीं कर सकते। हाँ, हम एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं बट दैट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। सो ये सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट में नहीं आता। ठीक है, ह्यूमन एक्शंस में नहीं आता। विच एलिमेंट इज कंसीडर्ड एज द लार्ज सोर्स ऑफ वर्ल्ड कमर्शियल एनर्जी कंजप्शन? सबसे ज्यादा जो ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है वर्ल्ड में वो किस चीज से हो रहा है? सबसे ज्यादा जो हम कंज्यूम कर रहे हैं ऊर्जा वो कहां से प्रोड्यूस की जाती है? दैट इज विद द हेल्प ऑफ कोल। ठीक है, ऑल्दो हम इन्वायरमेंट में बहुत पॉल्यूशन हो गया है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सब कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, स्टिल लार्जर पोर्शन ऑफ एनर्जी अभी भी कोल से ही आ रही है, थर्मल पावर स्टेशन से ही आ रही है। हमारे देश में भी थर्मल पावर स्टेशन से ही आ रही है। ऑल्दो उसको स्विच करने की जा रही है, रिन्यूएबल सोर्सेज पे फोकस किया जा रहा है, हाइड्रोजन एनर्जी की बात हो रही है, सोलर एनर्जी के लिए जो है सब्सिडीज दी जा रही है। स्टिल जो है अभी थर्मल पावर स्टेशन से ही मैक्सिमम एनर्जी होती आती है। What are the 2 forms of alcohol are included in biofuels? बायोफ्यूल्स में कौन से 2 तरीके के जो अल्कोहल है वो इंक्लूड होते हैं? इथेनॉल और मेंथोल, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, मेथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, और नन ऑफ द अबव। पहले हम देखते हैं कि बायोफ्यूल्स होते क्या है। ठीक है, सो बायोफ्यूल्स
वो फ्यूल है जो कि ऑर्गेनिक मैटर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बात की कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से स्विच किया जा रहा है कि रिन्यूएबल सोर्सेज पे फोकस किया जाए, कोल वगैरह से स्विच किया जाए, क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। सो उसके लिए हम सोलर एनर्जी पे स्विच कर रहे हैं, हम हाइड्रोजन एनर्जी की बात करें तो एक और फैक्टर निकल के आया है, दैट इज बायोफ्यूल्स, जहां पे ऑर्गेनिक मैटर से जो है ना वो फ्यूल बनाए जा रहे हैं। ठीक है, फ्यूल वो चीज जहां से ऊर्जा उत्पादन किया जा सकता है। सो 3 कैटेगरीज में जो है इस बायोफ्यूल को डिवाइड किया गया है। पहली जनरेशन में क्या हो रहा है कि बायोफ्यूल कहां से जनरेट हो रहे हैं, जो एग्रीकल्चर क्रॉप है ना, जो भी अनाज वाली क्रॉप्स हैं, जो वेजिटेबल ऑयल है या जो खाना बच जाता है, फूड का जो वेस्टेज है, उसमें से बायोफ्यूल बनाया जा रहा है। ये पहली कैटेगरी है और इस पे काम चल रहा है। दूसरी जनरेशन की अगर हम बात करें तो नॉन फूड बायोमास, मतलब वो क्रॉप जो खाने वाली क्रॉप्स नहीं होती, अनाज नहीं होते, उन रेजिड्यूज से, चाहे फॉरेस्ट्री के हों चाहे फीड स्टॉक्स हो, उसमें से बायोफ्यूल्स को बनाना। और तीसरी जनरेशन में अलगे से बायोफ्यूल्स को बनाया जा रहा है। अभी अलगे वाला जो जनरेशन है वहां पे पूरी डेवलपमेंट नहीं हुई है, दैट इज इन द प्रोसेस ओनली। और जो एग्जिस्टेंस में आ चुकी है दैट इज ऑफ द फर्स्ट जनरेशन, कि फूड वेस्ट से जो भी क्रॉप्स है उसमें से, फूड क्रॉप्स में से जो है बायोफ्यूल्स वो बनाई जा रही है। सो उनको जो कन्वर्ट किया जाता है बायोफ्यूल में, तो कौन सा मेजर अल्कोहल जो है उसमें पाया जाता है, दैट इज इथेनॉल एंड मिथेनॉल। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर कीस्टोन स्पीशीज। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, यानी कि वो स्पीशीज जिसकी एलिमिनेशन जो है इकोसिस्टम को सीरियसली अफेक्ट कर सकती है, कि अगर वो खत्म हो जाएंगी, स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, तो इकोसिस्टम को खतरा हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉरेस्ट सर्विस, इसमें से क्या फॉरेस्ट की सर्विस है। सरफेस रन ऑफ रेन वाटर को कम करना, मैंने आपको बताया जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स जो है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। आप देखेंगे कि जब भी बारिश होती है, अगर कहीं पे कंक्रीटाइजेशन है, कंक्रीट्स है, तो जो भी बारिश होगी ना तो पानी फ्लो हो जाता है, फ्लड बन जाता है बहुत जगह। लेकिन अगर आप गार्डन्स में देखेंगे, फॉरेस्ट में देखेंगे, तो बारिश होगी ना तो बारिश अंदर चली जाती है, पानी जो है मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, क्योंकि ऊपर जो मिट्टी को है पकड़ के कौन रखता है, दैट इज रूट्स ऑफ ट्रीज। तो वो रूट्स ऑफ ट्रीज मिट्टी को पकड़ के रखती है, जो भी पानी आता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और ग्राउंड वाटर टेबल बन जाता है। तो इस तरह से सरफेस में जो पानी बह रहा है उसको कम कर देते हैं, वो फॉरेस्ट करते हैं। सॉइल इरोजन, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं तो ऊपर वाली सतह को उड़ने नहीं देते, तो वो भी प्रिवेंट करते हैं। रेगुलेट लोकल टेम्परेचर, ट्रांसपीरेशन करते हैं, क्लाउड्स बनाते हैं, पर्सपिरेशन होती है, ये सब प्लांट्स की वजह से, फॉरेस्ट की वजह से। सो दैट इज ऑल ऑफ द अबव। Which one of the following is not direct use of forest product? Direct use. Direct use का मतलब है कि आपने जंगलों से लाया और इस्तेमाल कर लिया, उसे किसी भी तरह से आपको चेंज नहीं करना पड़ा, मॉडिफाई नहीं करना पड़ा। बैम्बू, ठीक है, बैम्बू लाए आपने, बास्केट्स बनाए। मेडिसिन, ठीक है, जो भी पत्ते वगैरह लाए जाते हैं वो मेडिसिन होती हैं। ग्रास फॉर ग्रेजिंग, वो भी। गम्स एंड रेजिन, ठीक है, तो गम्स एंड रेजिन जो है दैट इज नॉट इन द डायरेक्ट यूज। डायरेक्ट यूज में ये भी आता है कि आप उन्हें एज इट इज यूज कर लेते हैं, डायरेक्टली यूज हो रहा है, किसी चीज को इंक्लूड नहीं कर रहे उसमें आप। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कैन लोअर द वाटर टेबल। वाटर टेबल मतलब ग्राउंड वाटर, जब आप डिग इन करते हैं, जब आप हैंड पंप्स वगैरह लगाते हैं तो कितने नीचे जाके आपको पानी मिल जाता है, कितनी आसानी से। तो जब ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा कम हो गया तो वाटर टेबल बहुत नीचे चला गया, कि जो पहली लेयर पानी की आपको मिल रही है वो बहुत डेप्थ में जाने के बाद मिल रही है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कैन लोअर, किसकी वजह से वाटर टेबल जो है वो बहुत नीचे चला जाता है। सॉइल इरोजन की वजह से, ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से, ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर की वजह से, या ओवर ग्रेजिंग की वजह से। सो ओवर एक्सट्रैक्शन सॉइल इरोजन की वजह से भी होता है, इरोजन हो जाएगा तो पानी जो है एब्जॉर्ब नहीं होगा, ग्राउंड वाटर जो है रिचार्ज नहीं होगा। बट मेन रीजन जो है वो ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। पानी की मिट्टी के अंदर से, ग्राउंड के अंदर से जब बहुत ज्यादा पानी एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है ना, तो नेचुरली वो पानी की जो सतह है वो बहुत नीचे चली जाती है, क्योंकि कंक्रीटाइजेशन है, पानी रिप्लेनिश हो नहीं पा रहा उतनी स्पीड से जितनी स्पीड से वो एक्सट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स लीड्स टू यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, ये वो प्रोसेस है जिसमें अलगे की जो ग्रोथ है, अलगे जो पाए जाते हैं, आप
काई जिसे कहते हैं, अक्सर आप देखेंगे पानी जहाँ पे भी इकट्ठा हुआ, लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, वहां पे वो पाए जाते हैं। अलगे की ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। अब बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या होता है ना कि वो पानी की ऊपर वाली सतह को ना पूरा कवर ही कर लेते हैं, जिससे जो सनलाइट है ना वो पानी के अंदर तक नहीं पहुंच पाती। अब सनलाइट अंदर तक नहीं पहुंच पा रही तो उसके नीचे जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं जिनको ग्रो होने के लिए सनलाइट चाहिए, उन्हें सनलाइट नहीं मिल पाती। एज ए रिजल्ट वो मर जाते हैं। वो मर जाते हैं तो उनपे जो फीड कर रहे हैं जूप्लैंक्टन, वो भी सर्वाइव नहीं कर पाते, वो भी मर जाते हैं। अब जब वो मर जाते हैं उनकी डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है। तो उनकी डिकम्पोजिशन करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बची कुची ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिसॉल्व है ना, उसे भी यूटिलाइज कर लेते हैं और इस तरह से अलगे बूम हो जाता है और इसी को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। दिस इज द प्रोसेस, ठीक है। और होता क्यों है, पहले तो यहां पे पूछा जा रहा है कि रीजन क्या है। तो अलगे का बहुत ज्यादा ग्रोथ होने का रीजन है जब उसे बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और वो दो वजह से होते हैं, एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स और इंक्रीज प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो जो भी बहुत ज्यादा प्लांट न्यूट्रिएंट्स और फर्टिलाइजर्स का खेतों में यूज किया जाता है ना, तो कुछ तो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी जो खेतों में बचा रह गया ना, जब बारिश हुई पानी के साथ वो बह के नदी नालों में चले जाते हैं, और उन नदी नालों में जब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वेस्ट और केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स पहुंचते हैं तो वो अलगे की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ये यहां से वेस्ट और फर्टिलाइजर रन ऑफ हुआ, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये पहुंचा पानी में इसकी यूज करने से अलगे जो है अबंडेंस में उसकी ग्रोथ हो गई। उसने जो सनलाइट पहुंच रही थी उसे उसने ब्लॉक कर दिया तो फाइटोप्लैंक्टन नहीं सर्वाइव कर पाए, वो डिके हो गए। उन्हें डिकम्पोज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने जो बची कुची और ऑक्सीजन थी वो भी यूटिलाइज कर ली, और इस तरह से बैक्टीरिया जो थे वो बचे कुचे उन्होंने ऑक्सीजन यूज कर ली, और ऑक्सीजन जो है बिल्कुल डिप्लीट हो गई, और इस तरह से पूरी का लेक का जो एक इकोसिस्टम है वही डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। Which of the following is not a biogeographic zone of India? बायोजियोग्राफिक जोन आपको बताना है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। बायोजियोग्राफिक जोन क्या होती है, जहां पर स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्पीशीज और वेजिटेशन पाई जाती है जिनके आपस में कैरेक्टरिस्टिक सेम होते हैं। तो डेजर्ट ऑफ राजस्थान बायोजियोग्राफिक जोन है, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स बायोजियोग्राफिक जोन है, नॉर्थ ईस्ट जोन ये भी बायोजियोग्राफिक जोन है पर साउथ ईस्ट नहीं है। सो नॉट ही पूछ रहे हैं तो 3 इज द करेक्ट आंसर। 10 बायोजियोग्राफिक जोन है पूरे भारत में, कौन कौन से हैं उन्हें देख लेते हैं। दीज आर द बायोजियोग्राफिक जोन। पहला ट्रांस हिमालय और हिमालय, ठीक है, हिमालयज और ट्रांस हिमालयज में। फिर डेजर्ट आ जाता है, एक सेमी एरिड डेजर्ट जो बिल्कुल रेगिस्तान होता है जिसमें जो बारिश की मात्रा है ना वो बहुत ज्यादा कम होती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई, उससे थोड़े कम में आ गया सेमी एरिड रीजन। फिर आ जाएगा वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है, ये जो गुजरात के नीचे यहाँ पे वाला पोर्शन। दक्कन पेनिसुला, ये जो ट्रायंगुलर शेप फिर बनता है ये पूरा, इसीलिए ये साउथ ईस्टर्न कुछ नहीं होता, वो दक्कन पेनिसुला में ही आ जाता है। साउथ ईस्टर्न ऐसे पोर्शन तो है भारत का, लेकिन बायोजियोग्राफिक वो अलग नहीं है, उसका टेम्परेचर रेनफॉल वो सब कुछ ना दक्कन पेनिसुला के अंडर ही आ जाता है। फिर गंगाटिक प्लेन जो ऊपर वाला आ जाता है, यूपी बिहार वो वाला रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ठीक है, जो भी 7 सिस्टर्स स्टेट्स हैं, आइलैंड्स अंडमान निकोबार लक्षद्वीप और कोस्टल एरियाज, ठीक है। सो दीज आर द 10 बायोजियोग्राफिक जोन। ये आप एक बार रीड कर ले और याद रखें इनके नाम, ठीक है, क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ज्योग्राफी में भी इन्वायरमेंट में भी, दोनों में ये क्वेश्चन पूछते हैं। व्हाट आर द नंबर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? हॉटस्पॉट्स मैंने आपको बताया वो रीजन्स जो स्पीशीज जहां पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज मिलती है और बहुत एंडेंजर्ड भी हैं। तो वर्ल्ड में कितनी है? भारत में 4 है, वर्ल्ड में कितनी है? 36। Which of the following element is responsible for groundwater pollution in various states? So groundwater को पोल्यूट करने में सबसे बड़ा रोल है फ्लोराइड का। फ्लोराइड जब बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं तो वो स्केलेटल फ्लोरोसिस करते हैं, ठीक है, बोन को इंपैक्ट करते हैं, दांतों को भी इंपैक्ट करते हैं, फ्लोरोसिस दांतों में हो जाती है, व्हाइट कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं। सो और ज्यादा पहला कम अमाउंट में आएंगे तो सिर्फ दांतों को इंपैक्ट करते हैं, ज्यादा अमाउंट में आए तो फिर वो स्केलेटन को भी इंपैक्ट करते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइंड इन 1987 वाज साइंस टू। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? सीएफसीज को फेज आउट करने से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, ग्रीन हाउस को कम करने के लिए, एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने के लिए, या न्यूक्लियर टेस्टिंग को बंद करने के लिए। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में साइन हुआ था उसका मेन मकसद था क्लोरोफ्लोरोकार्बन को एलिमिनेट करना।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्राइम हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद द यूवी रेडिएशन। तो ये जो अल्ट्रावायलेटेड रेडिएशन आती है ना, उसका इनमें से कौन सा रिस्क है जो उसके साथ एसोसिएटेड नहीं है? उसके स्किन कैंसर बढ़ता है, होता है, इम्यून सिस्टम कम करता है, यस, आईज को डैमेज करता है, यस, बट वो लीवर कैंसर नहीं करता। मैक्सिमम सूट इज रिलीज फ्रॉम, सूट क्या है? वो ब्लैक, जब भी आप किसी चीज को बर्न करते हैं तो ब्लैक जो कालिख जो निकलती है ना, दैट इज कॉल्ड सूट। ठीक है, वो इनकम्प्लीट कंबशन भी होती है, वो जो आप चिमनीज वगैरह में भी चिपकी रहती है, जो काली जब करें जब कुकिंग वगैरह करते हैं किचन में, तो चिमनी जो काली हो जाती है ना, दैट इज कॉल्ड द सूट। तो सबसे ज्यादा सूट कहां से निकलता है? पेट्रोल व्हीकल से, डीजल व्हीकल से, सीएनजी व्हीकल से, या थर्मल पावर स्टेशन से? तो सूट सबसे ज्यादा ना थर्मल पावर स्टेशन से निकलता है। सरफेस ओजोन इज प्रोड्यूस फॉर, एक ओजोन कौन सी है? जो ट्रोपोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है, एक जो है सरफेस पे भी मिलती है। वो कहां से बनती है? ट्रांसपोर्ट से, टेक्सटाइल से, कार्बन मोनोऑक्साइड से, या नन ऑफ द अबव से? सो दैट इज मेड फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। द केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये एक तरह की आप कहें डिजीज है जो न्यूट्रिएंट, कोई एक केमिकल है जिसकी ओवर कंजप्शन की वजह से हो जाता है। ऑक्सीजन की सप्लाई को ये रेस्ट्रिक्ट कर देता है और जो बॉडी है वो ब्लू कलर में हो जाती है। दैट इज बिकॉज ऑफ नाइट्रेट्स। सो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो नाइट्रेट्स की वजह से होता है। ये ऑक्सीजन की सप्लाई को ब्रेन में रेस्ट्रिक्ट कर देता है। मीना मैटर डिजीज वो किसकी मेटल की वजह से होती है? दैट इज ड्यू टू मर्करी। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से जो अलग अलग मेटल्स हैं उनकी पॉइजनिंग से क्या क्या होता है, उन सबके नाम आपको याद होने चाहिए। इनटेक ऑफ लेड किस पोर्शन को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है? सो इनटेक ऑफ लेड जो है वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है ब्रेन को। प्रोक्सी एसाइल नाइट्रेट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ PAN। ये किसका बाय प्रोडक्ट है? फोटोकेमिकल स्मोक का, सल्फरस स्मोक का, लंदन स्मोक का, नन ऑफ द अबव। सो PAN इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। स्मोक जो है वो स्मोक और फॉग का कॉम्बिनेशन है, स्मोक एंड फॉग। ठीक है, इन दोनों पे जब सनलाइट एक्ट करती है ना तो फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है। ठीक है, और इसका ही बाय प्रोडक्ट है PAN, पेरोक्सी एसाइल नाइट्रेट। सो फोटोकेमिकल स्मॉग कब बनता है? जब पॉल्यूटेंट्स पे एक्ट करती है सनलाइट, और स्मोक और फॉग मिलकर जो है फोटोकेमिकल स्मॉग बनाते हैं। और ये मोस्टली वार्म सनी डेज पे देखने को मिलती है, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, द मेन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स। तो जो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं और सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं उनमें क्या फर्क होता है? प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो डायरेक्टली रिलीज होते हैं इन देयर फॉर्म, और जो सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है वो कुछ केमिकल रिएक्शन के बाद फॉर्म होते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने फोटोकेमिकल स्मॉग देखा। फोटोकेमिकल स्मॉग कैसे बन रहा है? जब सनलाइट एक्ट करती है स्मोक और फॉग के ऊपर। अगर सनलाइट एक्ट नहीं कर रही है तो फोटोकेमिकल स्मॉग नहीं बनेगा, तो दैट इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ठीक है, केमिकल रिएक्शन से वो बन रहा है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होगा? वो एज इट इज रिलीज हो रहा है, उसमें कोई रिएक्शन नहीं हो। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एज इट इज रिलीज हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे ही रिलीज हो रही है। सो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी पॉल्यूटेंट। So last question of today's session is which of the following can be considered as the best example of primary air pollutants? तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट का आपको पूछ रहे हैं, सो दैट विल बी द कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बर्निंग ऑफ कोल से हो रही है। सल्फर ट्राइऑक्साइड की बात करें तो वो भी केमिकल रिएक्शन से होगी। कार्बन डाइऑक्साइड जब फोटोसिंथेसिस से रिलीज हो रही है तो उसमें भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ओजोन जो है इसमें तो कंज्यूम होती है, इसमें तो रिलीज ही नहीं होती, यहाँ पे तो ऑक्सीजन आएगा। ओके, ओजोन जो है जो प्रोड्यूस हो रही है फोटोकेमिकल स्मोक से, दैट इज आल्सो अ केमिकल रिएक्शन। सो जो डायरेक्टली सिंपल कोई केमिकल रिएक्शन उसमें नहीं हो रहा है, कोल को बर्न कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, उसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रहा ना, सो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी पॉल्यूटेंट। सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। इसके साथ आज के हमारे एमसीक्यूज जो हैं वो खत्म होते हैं। हमने इन्वायरमेंट के बेस, इन्वायरमेंट पोल्यूशन पे बेसिस कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व किया। आई होप आपको ये जो लेक्चर है, ये जो एमसीक्यूज हैं वो समझ आए होंगे, इनका कंटेंट आपको समझ आया होगा और ये आपको आपके एग्जाम में हेल्पफुल साबित होंगे। दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।